हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल माय चैंपियंस। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको मैं काफी अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाऊंगा। और आपको पता है कि ये चैप्टर थोड़ा अदर चैप्टर के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट में कुछ कुछ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगा, लाइक दैट अमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो जब आप मेजरिंग डिवाइसेस को आप पढ़ोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका पेपर बहुत ही पास आ चुका है। तो आपके अंदर का जोश मीटर, पोटेंशियल मीटर और आपका मेमोरी मीटर इतना हाई होना चाहिए कि अगर आपके सीबीएसई में अगर आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने में पुटअप होता है तो आप उसको बहुत अच्छे से हिट कर पाओ। तो आई थिंक अब मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होगा। आपने देखा है कि हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूजेस है। हमारे घर में, आपके घर में इलेक्ट्रिक फैन है, बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं और ये हमारे डेली लाइफ के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट। तो लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने से पहले, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हो तो आप समझते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझने के लिए आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट प्लेस इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो वो चार्ज अपने ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। फोर्स में भी रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स। तो फोर्स आपका रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। लेकिन एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है, तो एक चार्ज ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले के ऊपर फोर्स लगाया। तो कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हो। आप 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हो, बस आपको इतना बात पता होना चाहिए, जो लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इट मींस यहां से आपने कॉन्सेप्ट निकाला कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहां से आपने कॉन्सेप्ट निकाला। तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है एंड दैट इज नोन एज द चार्ज। ठीक है। अब आपने ये चीज कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ते हो तो वो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में रीड करते हो, ये आपका स्केलर है या वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको इस स्लाइड में चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द property of matter it experienced a force when it placed in electric field
और मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में आपका कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन लगेगा, ठीक है। और आपका जो है नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? तो यहां पे भी आपका रिपल्सन लगेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये आप कौन सा फोर्स इसको बोलोगे? इनको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। कौन सा फोर्स बोलते हो इनको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। और यहां पे एक पॉइंट और आपको इंसर्ट करना है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? कूलम। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिकली इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बार बार सुनते हो। अब जब आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा तो किसी भी पार्टिकल के अंदर तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और थर्ड होता है आपका न्यूट्रॉन। आपको पता है कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट मींस न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये चीज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, और प्रोटॉन का कितना होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। और कूलम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो कूलम जो है आपके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया समझ में। और एक चीज यहां से आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपने जब चार्ज को पढ़ा तो चार्ज के बारे में सारे प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? Q इक्वल टू होता है आपका प्लस माइनस Na। यहां से आपका पहला फार्मूला क्रिएट होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ आपका कि अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल, किसी भी बॉडी का ऊपर चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। किस में होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। बच्चों जस्ट वेट 1 मिनट बिकॉज बैटरी इज लो। बैटरी लो चलो। तो बच्चों, तो मैंने आपसे कहा कि जस्ट 1 मिनट वेट। तो मैंने आपको समझाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता है? तो Q इक्वल टू प्लस माइनस Na होता है। तो आपने ये चीज देखा, किसी भी बॉडी के ऊपर जो आपका चार्ज होगा इट इज ऑलवेज लाई ऑन द इंटीग्रल मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है? आपने ये चीज सुना है, अगर आपका बॉडी आयन है तो बॉडी आपका या तो केटायन हो सकता है या तो एनायन हो सकता है। तो एनायन और केटायन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एनायन और केटायन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने कहा आपसे कि एक बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास गया है, जिसके पास से गया है वो आपका केटायन फॉर्म करता है, और जिसके पास गया है, जिसने एक्सेप्ट करा है, वो आपका एनायन है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आपका 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 आपका डेसिमल में, फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं करता है। जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होंगे तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू में ट्रांसफर होंगे। इट मींस चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होता है हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड वी राइट द फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल टू प्लस माइनस Na, और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहां से पूछा जाएगा, आपको चार्ज दे देगा, आपसे पूछा जाएगा यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द चार्ज इज गिवन। तो देन यू अप्लाई द फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस Na एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फार्मूला आपको पहला ध्यान रखना है। तो Q इक्वल टू होता है आपका प्लस माइनस Na।
आई थिंक आपको चार्ज के बारे में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपने ये कहा कि अगर आपका चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप डिफाइन करते हो तो आप क्या लिखते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। जब आप इसको मैथमेटिकली लिखते हो, आई इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और रेट वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जब किसी भी क्वांटिटी को आप किससे डिवाइड करते हो, टाइम से डिवाइड करते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया और मैथमेटिकली आपने इलेक्ट्रिक करंट को लिखा आई इक्वल टू Q अपॉन टी। अब यहां से हमने देखा Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q का फार्मूला हो जाएगा I इंटू टी, और T का फार्मूला आपका हो जाएगा Q अपॉन आई। अब ये बात बताओ, क्या अभी आपने पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई, तो एन ई अपॉन टी। अब यहां से आपको क्या करने हैं, ओवरऑल ये सारे फार्मूला आपको लर्न रखने हैं। मतलब यहां से आपने 3 फार्मूला देखा, I इक्वल टू Q अपॉन टी, इक्वल टू एन ई अपॉन टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी, और T इक्वल टू Q अपॉन आई। ये 3 बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, ये सारे फार्मूला आपके यूज में आएंगे। ओके, तो अब जो है आपको मैंने ये चीज समझाया। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका खुद का एक यूनिट होता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये चीज मैंने आपको समझाया। अब देखो, ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, लेकिन जब आप स्मॉलर यूनिट या लार्जर यूनिट की बात करते हो इलेक्ट्रिक करंट का, तो स्मॉलर यूनिट आपका मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। और जब भी आपका मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर गिवन होता है, तो आप मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करो और माइक्रो एम्पियर को भी आप एम्पियर में कन्वर्ट करो। और जो लार्जर यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये आपका क्या होता है, किलो एम्पियर होता है। तो आप किलो एम्पियर को आप किस में कन्वर्ट करो, एम्पियर में कन्वर्ट करो। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका यूनिट किस में गिवन है। अगर आपका यूनिट ऐसा यूनिट में गिवन नहीं है, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट गिवन यूनिट इनटू ऐसा यूनिट्स एंड देन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जब ये चीज आप काम करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट आपके सर्किट में कब आता है। मैंने आपसे कहा ये आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, यू सपोज दैट दिस इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, आप सपोज दैट इसको आप एज्यूम करो कि ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। आपने इसको क्या किया, वायर से कनेक्ट किया। क्या ये ग्लो कर पा रहा है, नहीं ग्लो कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी पोटेंशियल प्रोवाइडर सोर्स से कनेक्ट ही नहीं किया। ना तो आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ना ही आपने इसको सेल से कनेक्ट किया। इट मींस ये बल्ब आपका कब ग्लो कर सकता है, जब आपने उस वायर को किसी न किसी पोटेंशियल प्रोवाइडर सोर्स के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है। तो आपने ये चीज देखा कि करंट किसी भी वायर के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू तभी फ्लो कर सकता है जब अक्रॉस द कंडक्टर क्या क्रिएट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होंगे। इट मींस आप ये चीज कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर आपका करंट नहीं फ्लो हो सकता है। इट मींस करंट का लवर बोलो, मोहब्बत बोलो, ये कौन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये चीज आपको समझ में होना चाहिए कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट कांट फ्लो इन अ सर्किट और इन अ कंडक्टर। तो ये पॉइंट आपको यहां से समझ में आया। अब देखो, पोटेंशियल प्रोवाइडर सोर्स आपका क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल हो सकते हैं, बैटरी हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पोटेंशियल प्रोवाइडर सोर्स है। और आपके सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में माना जाता है। अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ते हो तो आपको वन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो वो आपसे पूछेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर। आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर। फर्स्ट वी राइट द
फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन T। तो आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब देखो 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए चाहे आपके पूरा फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट आ जाए और 1 उसके बिफोर लिखा हो और डिफाइन करने बोला जाए, तो फर्स्ट यू राइट द मैथमेटिकल फार्मूला एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ 1। जब आप 1 वैल्यू पुट अप करते हो तो यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर और 1 एनी एसआई यूनिट्स। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है उसी को आप क्या बोलते हो, 1 एम्पियर बोलते हो। तो यहां से आपका एक डेफिनेशन क्लियर होता है। ये सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक में एक माना जाता है। चाहे आपसे 1 एम्पियर पूछ दे, चाहे आपसे 1 कूलम पूछ दे, चाहे आपसे 1 वोल्ट पूछ दे, चाहे आपसे 1 ओम पूछ दे, इन सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इट मीन्स वी कैन डिफाइन if a 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, then it is said to be 1 ampere। ये आपका क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो ये चीज मैंने आपको समझाया कि 1 एम्पियर आपका क्या है। और जब आगे फर्दर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे डेफिनेशन आपके लिखे हुए हैं, मैंने आपको सारा लिखवा रखा है। ठीक है, और जो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये कूलम होता है। ये सारे ऑल दिस थिंग्स आर रिटन ऑन दिस बोर्ड, तो आप इस को रीड कर लेना पॉज करके, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है सारी चीज। ओके, लेकिन दिस ऑल फार्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक एक फार्मूला इस चैप्टर का आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से हिट कर पाओगे। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है आपका 1 एम्पियर को भी मैंने आपको समझा दिया। 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इन 1 सेकेंड, और ये मैंने आपको सारा चीज समझाया। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी सर्किट है उससे आपका करंट भी पास हो रहा है और उसके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर होंगे, तो हाउ कैन यू डिटरमाइन करंट इन अ सर्किट। तो 3 तरीके का आपका डिवाइस होता है, एक होता है आपका एमीटर, एक होता है आपका वोल्टमीटर और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो इन तीनों का इंपॉर्टेंस समझना है कि इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है और तीनों में क्या डिफरेंस है। जो एमीटर होता है, ammeter is a measuring device which is used to measure the electric current in a circuit। जो आपका ammeter है, ammeter का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी सर्किट के थ्रू आपका कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बतलाने के लिए हम किस डिवाइस को यूज में लेते हैं, ammeter को यूज में लेते हैं। और ammeter आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ammeter को हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाता है, तो ammeter को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है। ड्यू टू दिस ammeter इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है या अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ammeter को हम सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ड्यू टू दिस वी कनेक्ट द ammeter इन द सीरीज। ये चीज आ गया। दूसरा आपका डिवाइस होता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर भी आपका एक मेजरिंग डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अक्रॉस द कंडक्टर, कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी कंडक्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है, कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उनको मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस को यूज में लेते हैं, तो पोटेंशियल मीटर, वोल्टमीटर। तो अब जो है आपका एक है गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट और चार्ज इन अ सर्किट। मतलब गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि क्या किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है या नहीं है। तो प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज में लेते हैं। आई थिंक आपको ये तीनों डिवाइस समझ में आया होगा कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड द ammeter। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब ये चीज सारा मैंने समझाया। अब देखो आपका एक न्यूमेरिकल है जो आपने 3 फार्मूला बेसिक पढ़ा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन अ 4 सेकेंड इज 12 कूलम, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल। अब आपसे करंट पूछा गया है, तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को हिट करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या करोगे,
जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है यू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर आंसर शीट। तो आप सारे इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करोगे। मुझे क्या गिवन है, जो आपका कूलम दिया हुआ, इट मींस आपको चार्ज गिवन है 12 कूलम, और आपको 4 सेकेंड आपको टाइम गिवन है, और टाइम आपको कितना गिवन है, 4 सेकेंड गिवन है। ओके, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको करंट कैलकुलेट करना है कि एक चार्ज है आपको 12 कूलम का और ये 4 सेकेंड तक आपका फ्लो कर रहा है, तो उस सर्किट में आपका करंट कितना फ्लो करेगा। तो वी नो द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज Q इक्वल टू I अपॉन T। वी पुट द फार्मूला Q इक्वल टू I अपॉन T, तो Q क्या हो जाएगा, I अपॉन T। तो I का वैल्यू आपका कितना है, तो यहां पे आपका क्या कहते हैं, Q का फार्मूला हमने जो यहां पे लिखा है Q इक्वल टू I अपॉन T नहीं होगा, Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा, और I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है I का वैल्यू, तो I का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन T। तो Q आपका कितना गिवन है, 12 कूलम, और आपका टाइम कितना गिवन है, तो आपका टाइम गिवन है 4 सेकेंड, 4 3 12, तो आपका कितना एम्पियर हो जाएगा, 3 एम्पियर। इस सर्किट के थ्रू आपके कितने एम्पियर करंट फ्लो होंगे, तो इस सर्किट के थ्रू आपके 3 एम्पियर करंट फ्लो होंगे। ये चीज आपको इस न्यूमेरिकल में समझ में आया कि मतलब 3 एम्पियर होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। अब देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चाहे आप हो, अगर आपको किसी पाथ पे जाना है, आपको या हमें या किसी भी पर्सन को रीच करने के लिए पाथ का रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से करंट को भी ट्रेवल करने के लिए पाथ नेसेसरी है। और जिस पाथ पे आपका मतलब जो है करंट ट्रेवल करता है, मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑफ फॉर अ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक पाथ है जहां पे आपका चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या करता है, मूव करता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वन इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अदर इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ किया है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कितने बेसिक इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, एक तो आपका वायर चाहिए, दूसरा आपका स्विच चाहिए, और तीसरा आपको पोटेंशियल प्रोवाइडर सोर्सेस चाहिए। इट में बी इलेक्ट्रिक सेल, इट में बी बैटरी। ओके, और उसके बाद आपने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लिया होगा, चाहे बल्ब लिया आपने, लैंप लिया आपने, फैन लिया, कुछ भी लिया। इन सारे चीज के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हो। अगर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट को सारे अच्छे तरीके से आपने ड्रॉ किया, तो दो तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट आपका पॉसिबल हो सकता है। एक आपका ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट पॉसिबल हो सकता है, और दूसरा आपका क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट पॉसिबल हो सकता है। जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड है, इट मींस आपका करंट एक कंप्लीट पाथ पे दौड़ रहा है, कंप्लीट पाथ पे अपना मूवमेंट कर रहा है। इट मींस वहां पे आपके कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है ग्लो करेंगे या रन में होंगे। लेकिन जो आपका ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एक कंप्लीट पाथ पे नहीं मूव कर पाता है, जिसके कारण से आपके घर का या हमारे घर का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ग्लो नहीं हो सकता है। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में एक करंट का रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट एक कंप्लीट पाथ पे मूव करता है, लेकिन ओपन सर्किट में नहीं करता है। तो ये आपका आंसर हुआ डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आई थिंक ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फिर आपका न्यूमेरिकल है। आप देखो ये न्यूमेरिकल क्या है और इसको हम कैसे हिट करते हैं। A current of 10 ampere flows through a conductor for 2 minutes. Calculate the amount of charge passed through unit area of cross section of the conductor. If the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then calculate the total number of electrons flowing. अब बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को हम कैसे हिट करते हैं, इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का क्या तरीका समझाया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट वी राइट द ऑल इंफॉर्मेशन इन योर आंसर शीट। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सारे इंफॉर्मेशन को पहले मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या गिवन है, करंट का वैल्यू आपका कितना गिवन है, 10 एम्पियर करंट का वैल्यू गिवन है, और आपका टाइम का वैल्यू कितना गिवन है, 2 आवर टाइम का वैल्यू गिवन है,
और आपको कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, एक में ए वाले में, और बी वाले में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपने इंफॉर्मेशन को राइट डाउन किया। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपने Q का फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू होता है आपका I इंटू टी। अब देखो, करंट का ऐसा यूनिट तो एम्पियर होता है, लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट आर नहीं होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो फर्स्ट यू कन्वर्ट आर इंटू सेकेंड, एंड वी नो दैट 1 आर इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इक्वल टू आपका 60 सेकेंड। इट मीन्स 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा। तो आई का वैल्यू कितना गिवन है, 10 एम्पियर इंटू 2 इंटू 3600 सेकेंड। ये चीज आ गया आपका। अब जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आपका कितना आया है, तो ये आपको मैं आपको बताता हूं, ये आपका मिनट्स गिवन है। तो ये आपका आर तो नहीं गिवन है, ये आपका मिनट्स गिवन है। तो मिनट्स को आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। तो 10 एम्पियर इंटू 2 इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो अब आपका क्या है, 10 एम्पियर इंटू 120 सेकेंड। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि चार्ज का वैल्यू कितना आया, 1200 कूलम आ गया, बिकॉज वी नो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। बच्चों यहाँ पे पहले मैंने आर ले लिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट गिवन है, तो आप मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। तो यहाँ पे हमने सेकंड लिया। तो जो आपका अमाउंट ऑफ चार्ज है ये आपका कितना निकल के आया, 1200 कूलम आया निकल के। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 का कूलम, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Q इक्वल टू एन ई, और आपने यहाँ पे Q का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, तो Q का वैल्यू आपने 1200 कूलम कैलकुलेट किया, एंड N, और वी नो दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम। ये चीज आपने लिखा। ओके, अब देखो, आपको पता है कि पॉइंट भी है, 10 के पावर में भी है, तो इन चीजों को कैसे सॉल्व करना है आप इनको देखो। इसके लिए मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि किसी भी पॉइंट को, डेसिमल को आप कैसे क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, 1200 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एन आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबको 10 के पावर में लिखा, क्या 12 को मैं 10 इंटू 10 पे पावर 2 लिख सकता हूं, और जब ये नेगेटिव पावर है तो नॉमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 1.6 हो जाएगा इक्वल टू एन। ये चीज आ गया। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या ये आपका 12 इंटू 10 to the power 21 अपॉन 1.6 इक्वल टू एन हो गया, और एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 7.5 इंटू 10 to the power 21। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके निकल के आ गए इतना। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को देखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर में ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, तो आपका फॉर्मूला आपको लर्न रखना बहुत नेसेसरी है। विदाउट फार्मूला यू कांट डू एनी क्वेश्चंस। तो फार्मूला आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। अब जो है आपका ये सर्किट है। अब मैंने आपको समझा रखा है कि सर्किट जो है आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरा होता है आपका क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो यहाँ पे जो आपका बना हुआ है, ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका बैटरी है, और बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। तो जो आपका क्या कहते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इनको मैं क्या कंसीडर करता हूं, ये आपका हायर पोटेंशियल होता है, और ये आपका लोअर पोटेंशियल होता है। इनका पोटेंशियल लो होता है और इनका पोटेंशियल हाई होता है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो आपका करंट है आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। The direction of current is always opposite to the direction of electron. जिस डायरेक्शन में भैया इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या फ्लो होंगे, करंट फ्लो होंगे, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूं, आपका इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव से क्यों दूर जा रहा है। भैया इलेक्ट्रॉन का भी नेचर कैसा है, नेगेटिव है, और ये भी कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। और दो लोग हमेशा एक दूसरे, सेम लोग हमेशा एक दूसरे को अनलाइक करते हैं। इनका भी बिहेवियर नेगेटिव है, इनका भी बिहेवियर नेगेटिव है। ये कहेगा तू मेरे से दूर जा, तो इसको क्या किया, इसने दूर भगाया, और जैसे ये दूर गया, तो अब ये इस पाथ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है।
it means your current is moved from positive terminal to negative terminal in this circuit. तो it means you can say, यहां से आपका कॉन्सेप्ट निकला, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? और यहाँ पे दिख रहा है आपका ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट होंगे. यहाँ पे लैंप दे रखा है, यहाँ पे बैटरी दे रखा है, यही सर्किट है, मैंने आपको समझा दिया. ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये काफी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. ये चीज आपको पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो, मैंने ये चीज आपको समझाया है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में जब भी फ्लो कर सकता है जब तक कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस जब तक क्रिएट नहीं होंगे तब तक जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता है. ये चीज मैंने आपको समझाया. और यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, एक आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इसको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. आपने समझा होगा, हो सकता है कि आपने इसको रटा होगा, लेकिन मैं आपको अपना एफर्ट्स लगा के इसको समझाने की कोशिश करवाऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है. जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो दो चीज को आपको ध्यान में रखना है. एक चीज रखना है आपको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इनफाइनाइट. तो आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज है आपका Q नाम का, ये आपका कहां पे बैठा हुआ है, इनफाइनाइट पे. इस पॉजिटिव चार्ज को आपने इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा है एंड दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यही चीज आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव चार्ज Q नाम का है, इनफाइनाइट पे है, उसको मैंने क्या किया, इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाया है, तो उसको लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. अब मैंने कहा क्या कहा, मैंने इसी पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट पे लाया. अब मैं दूसरा क्या कर रहा हूं, इसी सेम पॉजिटिव चार्ज को मैं इनफाइनाइट से कहां पे ला रहा हूं, बी पे ला रहा हूं. अब बताओ ये डिस्टेंस आपका ज्यादा है या नहीं है, तो मुझे इस पॉइंट के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको जब मैं VAB बोलूंगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा VB माइनस VA. दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ये चीज मैंने लिखा. तो मैंने आपको क्या समझाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो आपने यहां से लेकर यहां तक, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. जब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हो तो उसका ऐसा यूनिट होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है. क्या होता है, वोल्ट होता है. तो ये चीज पता होना चाहिए आपको कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. तो जब आप इसके फॉर्मूला को लिखोगे तो V इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, किसी भी W अपॉन Q, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल. तो V इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q. तो यहां से W का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू Q, और यहां से आपका Q का फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन V. अब यहां पे आपने देखा कि तीन फॉर्मूले आपने प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा और तीन फॉर्मूले आपने यहां देखा. तो 3 और 3 आपके टोटल कितने फार्मूले हो गए, अभी तक के लेक्चर में आपके 6 फार्मूले हो गए. इट मींस यू हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूला. आपको सारे फार्मूला लर्न करने हैं. अगर आपको इस चैप्टर को बेहतरीन बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है, तो सारे फार्मूला आपके टिप्स पे होने चाहिए.
तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू और Q इक्वल टू W अपॉन V, ये भी फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब मैंने आपसे एक ही पॉइंट कहा था कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन यूनिट में आता है और वो 1 से रिलेटेड जरूर आता है। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा, जब आपने लिखा V इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो मैंने क्या कहा कि ये आपका 1 वोल्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया 1 जूल हो गया और ये आपका क्या हो गया 1 कूलम हो गया। तो आप 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? 1 volt is the potential difference. One joule of work is done to move a charge from 1 coulomb from one point to the other. जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो डेट इज नोन एज 1 वोल्ट। ये आपका क्या कहलाता है 1 वोल्ट। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट क्या है। कि आपने लिखा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन ये है आपका 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको ले जाना पड़ता है तो वही आपका क्या कहलाता है 1 वोल्ट कहलाता है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया 1 वोल्ट क्या होता है। एक मैंने आपको समझाया 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है, और एक है आपका 1 कूलम क्या होता है। तो 1 कूलम का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो दैट इज नोन एज 1 कूलम। तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 कूलम। ये तीनों आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी यूनिट है तो उसका 1 का डेफिनेशन आपको जरूर आना चाहिए। व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 कूलम। ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है, अब क्या आपका न्यूमेरिकल है। इफ 4 into 10 to the power minus 3 joule of work is done in moving a particle carrying a charge of 16 into 10 to the power minus 6 coulomb from infinite to a point। एक चार्ज है आपका 16 into 10 to the power minus 6 कूलम का, जिसको कहां से इनफाइनाइट से एक पॉइंट पी तक लाया जा रहा है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। उस पॉइंट पे पोटेंशियल आपसे पूछा गया है, क्या होगा। जो भी चीज आपको गिवन है, तो मैं यूनिट से समझता हूं, यूनिट किसी भी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जूल गिवन है, इट मीन्स वर्क डन आपको कितना गिवन है। मैंने सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुटअप करा, 10 to the power minus 3 का जूल, आपको वर्क डन इतना गिवन है। और जो आपको चार्ज गिवन है, चार्ज कितना गिवन है, तो आपका चार्ज गिवन है 16 into 10 to the power minus का 6 कूलम आपको गिवन है। और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको एट पॉइंट वी पे निकालना है। और आपको पता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है आपका V इक्वल टू W अपॉन Q। We put the value of W and Q in this formula and we get the value of electric potential at point P। तो आपको W कितना गिवन है, तो आपको W का वैल्यू गिवन है 4 into 10 to the power minus का 3, और आपको चार्ज कितना गिवन है 16 into 10 to the power minus का 6। अब मैंने आपसे कहा कि जो पावर आपका डिनोमिनेटर में है आप उसको नॉमिनेटर में लेके जाओ, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 6, 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में है, नॉमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा। 1.4 को मैं 0.25 लिख सकता हूं और इसको 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं। और आपसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एंड वी नो दैट द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल इज वोल्ट। It means your correct answer is 0.25 into 10 to the power 3 volt। इसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको आप 0 को हटाओगे तो जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको और फर्दर भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना के लिए सफिशिएंट है। आप यहां तक भी करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये आपका है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग 4 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। मैंने आपको कहा अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो फर्स्ट वी राइट द इंफॉर्मेशन। तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कूलम लिखा हुआ है, इट मींस ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो Q इक्वल टू आपको कितना गिवन है 4 कूलम गिवन है। ओके,
पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10V गिवन है। ओके, और आपसे क्या पूछा गया है? वर्क डन आपसे पूछा गया है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वर्क डन? वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इज V इंटू क्यू। आपको V का वैल्यू कितना गिवन है? 10 वोल्ट गिवन है, और Q का वैल्यू आपको कितना गिवन है? 4 कूलम गिवन है। इट मीन्स वी राइट W इक्वल टू 40 जूल। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो योर करेक्ट आंसर इज 40 जूल। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका 40 जूल हो गया। अब आपका क्या है क्वेश्चन? हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू इट? अब देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हो। एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ये चीज मैंने आपको समझा रखा है। तो एमीटर को आप कैसे कनेक्ट करते हो? तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा एमीटर आर connected in series because their resistance is very low। उसका रेजिस्टेंस क्या है? काफी लो है, इसीलिए इसको कहां पे कनेक्ट किया जाता है? तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है आपका, मतलब जो है एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए उसको कहां पे कनेक्ट किया जाता है? मतलब वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है बिकॉज द वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? काफी हाई होता है। ये पॉइंट आपका आया समझ में? अब क्या है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि करंट को मूव करने के लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने तरीके के होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट आपके 2 तरीके के होते हैं, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एमीटर को कैसे कनेक्ट किया गया है? तो एमीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और वोल्टमीटर को आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो वोल्टमीटर को आप इस सेल के पैरेलली आप कनेक्ट करोगे, बिकॉज वी नो दैट जो वोल्टमीटर है आपका, वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल because their resistance is very high, and ammeter is connected in series because their resistance is very low। तो ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया है? तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कुछ कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आप मार्केट से तो यूं ही लाके तो बल्ब नहीं लगा दोगे, यूं ही फैन लाके तो लगा नहीं दोगे। ठीक है, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए? सिंबल्स पता होना चाहिए। कनेक्टिंग वायर का सिंबल्स है, लैंप का सिंबल है, बैटरी, ये बैटरी नहीं, ये आपका सेल हो जाएगा, बिकॉज बैटरी इज फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर 2 सेल्स। ठीक है, तो ये आपका स्विच हो गया, ये इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया, ये इलेक्ट्रिक बेल हो गया। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरफ आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी एंड से आपका एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है, और वोल्टमीटर का भी कनेक्टेड होता है। तो इन सारे सिंबल्स को आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आपको पता होना चाहिए, देखते ही कि आपका क्या है और नहीं है। और रियो स्टेट को आप दूसरे वे में इस तरीके से भी, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपका काफी बेसिक है, ये चीज आपको पता ही होगा, तो इस पे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। अब क्या है आपका ओम्स लॉ। अब देखो, ये इस चैप्टर का मतलब काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ओम क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसने आपको क्या समझाया? ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स ने क्या कहा? अगर कोई भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इंक्रीज किया तो आपके करंट का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिक्रीज किया है तो करंट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपका एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जब आपने मैथमेटिकली लिखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू RI, या इसी चीज को लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। तो यहां से आपका एक फार्मूला निकल के आया पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल टू IR होता है, और V4 मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I4 हो गया करंट, और R4 हो गया रेजिस्टेंस। अब यहां पे मैं रेजिस्टेंस को समझूंगा कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो मैंने यहां पे क्या किया, एक ग्राफ को ड्रॉ किया, और इस जब ग्राफ को हमने ड्रॉ किया तो y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया और x एक्सिस पे हमने करंट को लिया, और जो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको समझाया है, ये आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे यहां से। मैं पहले रेजिस्टेंस को और बेहतर तरीके से समझाता हूं कि जिससे आपका रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखो आपने जब ओम्स लॉ लिखा तो प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाया तो ये आपका कांस्टेंट आया एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और आपने मैथमेटिकली आपने क्या कहा कि द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन आपका निकल के आया। लेकिन अगर मैं फिजिकली इसकी बात करूं, रेजिस्टेंस में आपका एक वर्ड छुपा हुआ है रजिस्ट, और रजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के पाथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, मतलब उसको रुकावट क्रिएट करना। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ अ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने में क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस। तो एक डिफरेंस, तो एक डेफिनेशन तो आपका ये हो गया, और दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट opposes the flow of electric current। ये चीज आपको आया समझ में। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो SI यूनिट क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का ओम हो जाता है। और यहां से जब आपने लिखा V इक्वल टू IR, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और यहां से I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो बच्चों आपने यहाँ पे ये चीज देखा है कि 3 फार्मूला आपका फर्स्ट स्लाइड पे, 3 फार्मूला आपका मिडिल में, और 3 फार्मूला यहाँ पे। अभी तक में आपने देखा 9 से 10 फार्मूले आपके इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में क्रिएट हो चुके हैं। तो V इक्वल टू आपने IR, तो जब आपने ओम्स लॉ लगाया तो R इक्वल टू V अपॉन I और I इक्वल टू V अपॉन R। ये ग्राफ भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक ग्राफ मैंने आपको क्वेश्चन में दिया, ये आपका है V और ये है आपका I। मैंने 4 ग्राफ आपको दे दिया, एक को मैंने दिया R1, एक को मैंने दिया R2, एक को मैंने दिया R3 और एक को मैंने दिया R4। अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ये आपके CBSE का काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा इसमें से किसका रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है, किसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, या तो दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है कि आप इस रेजिस्टेंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो विदाउट कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्यों, आपको दिख रहा है ये लाइन क्या है, ऐसे ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके पीछे आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि मैंने आपको समझाया है, अगर आपका वोल्टेज y एक्सिस पे हो और आपका करंट कहाँ पे हो, x एक्सिस पे हो, तो जो लाइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने करंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपको बतलाया है, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। इट मींस जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। स्लोप का मतलब क्या,
एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका जो रेजिस्टेंस वाला लाइन है वो कितना का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब मैंने देखा ये आपका थीटा 1 हो गया, ये आपका थीटा 2 हो गया, ये आपका थीटा 3 हो गया स्लोप, और ये आपका थीटा 4 हो गया। जब मैंने सारे एंगल्स को देखा तो सारे स्लोप को देखा तो हमने क्या देखा, थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 3, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड सबसे लेस देन आपका क्या है, थीटा 1। अब बताओ थीटा 4 के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस कौन सा है, तो आपका R4, तो R4 का वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका R3, फिर R2 और फिर R1। तो क्या इस कॉन्सेप्ट में दम है या नहीं है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं कि या तो आप बताओ इस फिगर में किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, या तो रेजिस्टेंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या तो रेजिस्टेंस को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया। ये पॉइंट समझ में आने के बाद अब आपका क्या है कि मैंने आपको रेजिस्टेंस को समझा रखा है। अब है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब देखो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका नेक्स्ट स्लाइड पे कवर किया हुआ है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपका क्वेश्चन कवर करूंगा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ओके, तो जो यहाँ पे है आपका इस ग्राफ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है ऑलरेडी अभी। अब जो आपका नॉमेरिकल है इस नॉमेरिकल को मैं कवर करता हूं, क्या है पहले मैं रीड करता हूं। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर व्हेन द वोल्टेज इज 200 वोल्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, किसी भी नॉमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी राइट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं उसको आप पहले अच्छे से राइट डाउन करो। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो है आपका I इक्वल टू 0.4 एम्पियर है, मैंने ये चीज लिखा, और इन चीज लिखने के बाद सारे चीजों को आप रीड करो। अब जो है आपका कितना गिवन है, वोल्टेज कितना गिवन है आपका, V इक्वल टू कितना गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है। ओके, ये भी मैंने लिख लिया। और आपसे क्या पूछा गया है, Q का वैल्यू पूछा गया है कि Q क्या हो जाएगा। तो मतलब इनको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल टू I इंटू टी। बस आपको टाइम गिवन है या नहीं गिवन है, तो आपको टाइम यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन 1 आवर, और आपको टाइम का वैल्यू कितना गिवन है, 1 आवर गिवन है। और मैंने ऑलरेडी आपको क्या रखा है, अगर ऐसा यूनिट में ना हो तो सबसे पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो अब मैं इन फार्मूला को पुटअप करूंगा। आई का वैल्यू आपका कितना है, 0.4 एम्पियर इंटू टाइम का वैल्यू आपका कितना है, 3600 सेकेंड। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 1 0 से 1 0 आपका गया, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 2 4, और ये आपका हो गया 41440 कूलम। वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ये ग्राफ को मैंने बहुत अच्छे लेवल से आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाऊंगा इसी में। देखो ये सेम ग्राफ आपका गिवन है, ये आपका पहले मैंने यहां पे लिया था वोल्टेज को और यहां पे लिया था करंट को। अब मैं जस्ट इसका उल्टा करता हूं, यहां पे लिया मैंने करंट को और यहां पे लिया मैंने वोल्टेज को, और सेम ग्राफ मैंने बनाया जो आपको 3 ग्राफ बना रखा था, R1, R2, R3 और R4। अब भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताओ किसका है, मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है। आप तो बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया है, मैं तो इजीली इसको समझा सकता हूं, R4 सबसे मैक्सिमम होगा। नो, अब देखो ये आपका बहुत ही कंसंट्रेशन रखने वाली बात है। पहले आपका V कहां था, Y एक्सिस पे, आपका I कहां था, X एक्सिस पे। अब आपने V को लिया है कहां पे, X एक्सिस पे, और आपने करंट को लिया है Y एक्सिस पे। क्या दोनों का आपने इंटरचेंज करा है कि नहीं करा है, करा है। ये आपका स्लोप θ1 हो गया, ये आपका स्लोप θ2 हो गया, ठीक है, ये आपका θ3 हो गया, ये आपका θ4 हो गया। जिसका स्लोप जितना कम अगर आपने किया है तो उसका रेजिस्टेंस उतना कम। तो आप बताओ कि θ4 सबसे ज्यादा हो गया, θ3, θ2 एंड θ1।
1, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा, इट मीन्स सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा R1, फिर क्या हो जाएगा R2, फिर क्या हो जाएगा R3 और सबसे कम क्या हो जाएगा R4। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट में दम है या नहीं है? बिल्कुल है। आपने पहले वोल्टेज को आपने y एक्सिस पे लिया था, आपने करंट को x एक्सिस पे लिया था, लेकिन अब आपने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है, आपने वोल्टेज को x एक्सिस पे ले लिया और करंट को आपने y एक्सिस पे ले लिया। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत प्यारा है, इनको आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसके आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। अगर आ गया तो अच्छे लेवल का स्टूडेंट है, इसको टपका पाओगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट गहराई तक है इसका। ओके, अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब देखो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको सबसे पहले मैं राइट डाउन करूंगा। जो आपका वोल्टेज गिवन है, ये कितना गिवन है, 12 भी गिवन है, और जो आपका करंट का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 22.5 मिली एम्पियर, और ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। अगर ऐसा यूनिट आपका ना हो तो सबसे पहले हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका करंट का स्मॉलर यूनिट दे रखा है मिली एम्पियर, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट मिली एम्पियर इंटू एम्पियर, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 एम्पियर। हमने इसको कवर किया। उसके बाद मेरे से पूछा गया है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वी अप्लाई द ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR एंड वी राइट द फार्मूला R इक्वल टू V अपॉन I एंड वी पुट द वोल्टेज। वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 12। आपको करंट कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो जब आप 10 टू द पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक जीरो यहाँ पे चले जाएगा, तो 12 अपॉन 25 हो गया इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, एंड वी नो दैट द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। फर्दर इसको आप डिवाइड करोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप खुद से भी किया करो। अब आपका क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, और मैं रेजिस्टेंस को और एक्सप्लेन करता हूं कि रेजिस्टेंस आपका किस किस पैरामीटर पे आपका डिपेंड करता है। जो आपका रेजिस्टेंस है, जब आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को क्या लिखते हो, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते हो। क्या लिखते हो, रो एल अपॉन ए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। और एक बार आप ओम्स लॉ से क्या लिखते हो, R को R इक्वल टू V अपॉन I लिखते हो। ठीक है, तो जो आपका R दूसरा फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू होता है V अपॉन I, ये आपका ओम्स लॉ से होता है। अब यहाँ पे देखा आपने दो फार्मूला, R इक्वल टू V अपॉन I, और दूसरा फार्मूला आपने देखा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से आपका क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे कि फैक्टर्स बताओ कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसपे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से जब आपने इस फॉर्मूला को लिखा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। आपने ये दो पॉइंट यहां पे लिखा। अब रो क्या है, रो जो है रेजिस्टिविटी होता है, और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। आपने कहा कि आपके पास सिल्वर है, किसी के पास कॉपर है, किसी के पास एल्युमिनियम है, क्या आपका मटेरियल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मींस हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इट मींस जो आपका रेजिस्टेंस है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी आपका होता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने क्या कहा कि रेजिस्टेंस आपका किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एक रेजिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और दूसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, और तीसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। और चौथा आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए इसके साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है,
इसके साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। नेचर ऑफ मटेरियल का, मटेरियल अगर चेंज हो रहा है तो आपका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर जो है, किस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन है अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब मैं बोलता हूं ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर, और कंडक्टर के पास वी नो दैट बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर का इंक्रीज हो गया है तो अब क्या होगा, ये आपस में रैंडम मोशन करेंगे। अगर ये रैंडम मोशन करेंगे तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये आपस में कोलाइड करता रहेगा, इसका कॉलिजन रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस वो करंट को भी फ्लो करने में क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। इट मींस अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे, अब आपका क्या है, यहाँ पे रो जब आपने लिखा, ये पॉइंट आपने देख लिया, और जब आपने आर का फॉर्मूला लिखा रो एल अपॉन ए, तो यहां से आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है आर ए अपॉन एल, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है। तो अब ये बात बताओ कि रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर बाय बाय। तो व्हाट इज द ऐसा है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी ना तो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल एंड अदर इज द टेम्परेचर। इट मींस अगर आपने कहा एक मटेरियल आपके पास है सिल्वर है, एक मटेरियल है आपके पास एल्युमिनियम, एक मटेरियल है आपके पास में कॉपर, आपके मटेरियल अलग अलग है, इट मींस उसका रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। और नेक्स्ट आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे। रेजिस्टिविटी भी एक क्या है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट को फ्लो करने में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। लेकिन कब, जब किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में जो करंट को ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या है। और जब मैंने आपको समझाया है कि रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पे ओम आया, तो मैंने आपसे बोला है ऑलरेडी कि जो आपका 1 ओम है, तो 1 ओम भी बहुत ही फेवरेट है, चाहे 1 कूलम आ जाए, 1 एम्पियर आ जाए, 1 वोल्ट आ जाए, ये सारे सीबीएसई के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो अगर मैं 1 ओम को डिफाइन करूंगा, तो 1 ओम को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। 1 ओम इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है जब कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि 1 ओम बोलते हैं। If the potential difference across the two ends of a wire is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. तो आपको 1 ओम के बारे में भी समझ में आया। देखो यहां से मैंने आपको क्या क्या समझाया, एक तो मैंने आपको 1 एम्पियर समझाया, एक मैंने आपको 1 वोल्ट समझाया, एक मैंने आपको 1 कूलम समझाया, और एक मैंने आपको 1 ओम समझाया। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका डेफिनेशन आपको एनी हाउ आना चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 कूलम एंड 1 ओम। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है। अब क्या है यहाँ पे, compute the resistivity of the given material whose resistance is 2 ohm, area of cross sectional and length are 25 centimeter square and 15 centimeter respectively। देखो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, और किसी भी न्यूमेरिकल को सबसे अच्छे वे में सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसको आप राइट डाउन करो। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है, 2 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, और दूसरा आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू कितना गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अगर ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मैं मीटर स्क्वायर में लाऊंगा, बिकॉज एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अभी मैं फर्दर इसको पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं, अगर ये डिवीजन में है तो क्या पता मुझे कैलकुलेशन करने में इजी हो। अब दूसरा आपका क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको कितना दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर है। अगेन आपका लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं एसआई में कन्वर्ट करूंगा। 15/100 मीटर हो गया। ये सारे मैंने यूनिट के साथ कन्वर्जन कर दिया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, रो फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ रो इक्वल टू RA/L, ये चीज है। तो R का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 2 ओम, और A का वैल्यू आपको कितना गिवन था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने उसको कन्वर्ट किया ये कितना गिवन हो गया, 25। जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 10,000 आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कितना गिवन है, 15, और ये यहाँ पे ये ऊपर चले जाएगा नॉमिनेटर में, ये आपका आ गया रो। और रो का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ओम मीटर। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 0 से 0, 0 से 0, आपका बाय बाय हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको मैं सॉल्व करूंगा फर्दर तो 25 4 जा 100 हो गया, 2 2 जा आपका हो गया 4, और 1/30 ओम मीटर भी लिख सकते हो। और इसको जब आप फर्दर डिवाइड करो तो 0.0333 ओम मीटर भी आप इसको लिख सकते हो, 0.033 ओम मीटर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आपने कैसे किया, देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका ओम एसआई में दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो यू डेफिनेटली कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर इनटू मीटर, देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको ये कन्वर्जन करना नेसेसरी है इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि आप जो जानते हो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट दे रखा है, तो सीजीएस यूनिट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे, एंड देन फर्दर यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आपका क्या गिवन है, we have a copper wire of resistance R. This wire is pulled so that its length is double. Temperature is same. Find the new resistance of the wire in terms of its original length. अब देखो, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपको R गिवन है, बाद में उसी वायर का आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, उसमें क्या करा गया है, वायर में उसने लेंथ को डबल कर दिया है। अगर आप बताओ लेंथ को डबल करोगे क्या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, आएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट वी राइट द फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। आपने रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा, ओके। अब जो आपसे पूछा गया है, लेंथ को क्या किया गया है, लेंथ को डबल किया गया है, तो आपका अब L से कितना हो गया, R' आपको फाइंड आउट करना है, रो L आपका 2L हो गया, और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जब आपने लेंथ को डबल किया है तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, A/2। अब ये आपका 2 जाएगा, R' इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 रो L/A, और रो L/A को आप R लिख सकते हो, R' इक्वल टू 4 रो L/A। तो यहां पे आप बोल सकते हो R' इक्वल टू 4 ऑफ R। तो जो आपका R' होगा, न्यू रेजिस्टेंस होगा, ये आपका 4 टाइम्स प्रीवियस का हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब आपने कहा कि सर आपने रेजिस्टिविटी को रो के ऊपर तो आपने कुछ इंपैक्ट ही नहीं डाला, क्यों, क्योंकि जो आपका मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, और रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी होता है, तो ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई हमने रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं किया है। और दोनों के लिए आपका प्रीवियस और पहले वाले के लिए और बाद वाले के लिए दोनों का दोनों क्या होगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने मटेरियल को चेंज नहीं किया है। अब जो है आपका फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड, मैंने आपको सारा चीज समझा दिया है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल, ये सारा का सारा चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। इस स्लाइड में एक ही पॉइंट समझने का है आपका, कंडक्टर्स लाइक मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। जो आपका कोई भी मेटल्स होता है उनका जो रेजिस्टिविटी होता है, जो कंडक्टर है उनका रेजिस्टिविटी होता है इंसुलेटर के कंपैरिजन में वेरी लो होता है, 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। और जो आपका इंसुलेटर्स होता है लाइक दैट रबर, ग्लास, ब्रिक्स, इटीसी, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है ये हाई होता है, और इसका रेंज कहां से कहां तक होता है,
10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर होता है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूछा जा भी सकता है 10 के पावर्स में, लेकिन आपको इतना बात पता होना चाहिए, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो होता है और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू हाई होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा इस स्लाइड के लिए, ऑलरेडी मैंने स्लाइड को समझा रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे रजिस्टर्स इन सीरीज, आपने देखा है कि किसी भी रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के कितने वे हो सकते हैं? 2 वे है, एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? जब आप चाहे आपके घर में इलेक्ट्रिक फैन हो, एसी हो, आपके घर में वॉशिंग मशीन हो, हर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के कितने वे हैं? तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के 2 वे हैं। रजिस्टर को कनेक्ट करने के कितने वे हैं? 2 वे हैं। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप रजिस्टर को एक लाइन में कनेक्ट करते हो। एक लाइन का मतलब क्या हो गया? अब बताओ, यहाँ पे 3 रजिस्टर है, here there are 3 registers R1, R2 and R3 and all these 3 registers are connected in a line। ये सारे के सारे रजिस्टर्स आपके कैसे कनेक्टेड है? एक लाइन में कनेक्टेड है। इट मींस आप ये कह सकते हो these all 3 registers are connected in series। लेकिन उससे भी अंदर तक समझने के लिए आपको मैं समझाता हूं, R1 का फाइनल पॉइंट R2 का इनिशियल पॉइंट एक साथ मीट कर रहा है, R2 का फाइनल पॉइंट R3 का इनिशियल पॉइंट एक साथ मीट कर रहा है। इट मींस अगर आपने रजिस्टर को एक लाइन में कनेक्ट किया है तो पहले वाले रजिस्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट क्या करेगा? एक साथ मीट करेगा। दूसरे वाले का फाइनल पॉइंट तीसरे वाले का इनिशियल पॉइंट एक साथ मीट करेगा। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ द करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। चाहे आपका R1 रजिस्टर हो, R2 रजिस्टर हो, R3 रजिस्टर हो, इन तीनों रजिस्टर में वैल्यू ऑफ करंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। चाहे आपका रजिस्टर R1 है तो R1 के अक्रॉस V1 होगा, R2 है तो R2 के अक्रॉस V2 होगा और R3 है तो R3 के अक्रॉस आपका V3 होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? In series combination, the value of current in each register is same and the potential drop across each register is different. When we calculate the equivalent resistors when the resistors are connected in series, then we get the maximum value in comparison of all individual resistors. हमने R1, R2 और R3 का रेजिस्टेंस निकाला और they are connected in series, then the equivalent resistance is always greater than R1, R2 and R3. तो जो आपका R रेजिस्टेंस होता है, तो जो आपका R इक्विवेलेंट सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर आपके तीनों रजिस्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है तो और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर इज R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन मैंने आपसे कहा 3 रजिस्टर को आपने कनेक्ट कर रखा है सीरीज में और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो RS इक्वल टू हो जाएगा NR। ठीक है, चाहे N आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, सीरीज कॉम्बिनेशन को आप क्या करो? डेराइव करो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप डेराइव कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम, बिल्कुल अट्रैक्टिव सर्किट डायग्राम बनाओगे। इसी तरीके से आपने लिखा देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस AB के अक्रॉस आपने कनेक्ट कर दिया। And we know that the current in all the resistor is same and the total voltage potential drop across the resistor is equal to the sum of the voltage across each resistance, V equal to V1 plus V2 plus V3। एक पॉइंट इसके बाद आपको लिखना है, we know that V equal to होता है आपका IR सीरीज में है, तो V1 equal to हो जाएगा आपका IR1 plus IR2 plus IR3। तो आपने I को जब कॉमन लिया तो I से I आपका कैंसिल आउट हो गया और R इक्विवेलेंट इन सीरीज हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाने से पहले मैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को मैं सॉर्ट आउट करता हूं। देखो, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर
एंड अ प्लग की एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपका 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सेल है और कितने सेल है, 3 सेल है, तो उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। बिकॉज वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन इलेक्ट्रिक सेल इज 2 वोल्ट, देन 3 का हो जाएगा 6 वोल्ट। तो आपने तीनों को लगाया, आपने सीरीज में तीनों को हमने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया उसको एक प्लग की के साथ हमने अटैच कर दिया, और जो आपका बैटरी एक फॉर्म होगा उसका कितना वोल्ट हो जाएगा, 3 वोल्ट। वी नो दैट द करंट इज मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल। वन रेजिस्टेंस इज 5 ओम और अनदर इज 8 ओम एंड द थर्ड इज 12 ओम। ठीक है, इसको हमने R1 कंसीडर कर लिया, इसको हमने R2 कंसीडर कर लिया और इसको हमने R3 कंसीडर कर लिया। अगर ये सारे इक्विवेलेंट रजिस्टर में कनेक्टेड है, अगर मेरे से सारे इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता था। R1 कितना है आपका 5 ओम है, R2 कितना है आपका 8 ओम है और R3 आपका कितना है 12 ओम है। 12 बाई 20 और 25 ओम हो गया ये। ठीक है, और यहां से करंट पूछता तो मैं करंट का भी वैल्यू निकाल सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब देखो यहां पे क्या है, एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। तो मैंने इसका एक डायग्राम बनाया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी का आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ये चीज जो है आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, इसको मैंने ले लिया R1, इसको ले लिया R2, इसको ले लिया R3, इसको ले लिया R4 और इसको ले लिया R5। ओके, और ये इसका कितना दे रखा है, ये 9 वोल्ट दे रखा है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। R1 को हमने 0.2 ओम मान लिया जो क्वेश्चन में गिवन है, R2 को हमने 0.3 ओम मान लिया जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको 0.4 ओम हमने एज्यूम कर लिया और इसको 0.5 कर लिया, और ये आपका कितना गिवन है 12 ओम। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। चाहे आपका करंट इससे 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 हर किसी से सेम ही जाएगा तो आप इक्विवेलेंट करंट निकाल लोगे, फिर भी वही हो जाएगा आंसर। तो करंट को निकालने के लिए फर्स्ट वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये चीज हो गया आपका। तो R1 का वैल्यू आपका कितना है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड प्लस 12 ओम। इन सारे को मैं जब सम अप करता हूं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 और 2 14, ये 14 ही है ना, 3 2 5 4 9 5 14, तो ये आपका कितना हो गया 1.4 और ये 1.4 है आपका, ये 12 0 ये 4 ये 13.4 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 13.4 ओम हो गया। ओके, एंड वी हैव टू करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। तो 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का वैल्यू क्या हो जाता है V अपॉन R, एंड V अपॉन R, R क्या हो जाएगा इन सीरीज। तो वोल्टेज आपको कितना गिवन है 9 गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 13.4 और I का वैल्यू एम्पियर आ जाएगा। आंसर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देना, इतना तो छोटा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवाया और आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो क्या है रजिस्टर इन पैरेलल। आपने सीरीज में देखा था, आपने सीरीज को क्या देखा, जब आपने रेजिस्टेंस को एक लाइन में कनेक्ट करा था, रजिस्टर को एक लाइन में कनेक्ट करा था, उस टाइप के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी देयर आर 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, all the registers have the same initial point and all the registers have the same final point. Such type of combination is known as the parallel combination.
If all the resistors have the same initial point and the same final point, such type of combination is known as parallel combination. इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. In parallel combination, potential difference through each resistor is same, but the current in each resistor is different. यहाँ पे R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V1, R3 के अक्रॉस V1, all these three resistors have same potential drop, but the current is different. I1, I2, I3. जब करंट यहाँ पे आया तो करंट तीन रास्ते में आपका डिवाइड हो गया. R1 के पास गया अलग, R2 के पास गया अलग, R3 के पास गया अलग. तो आपने यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकाला? अगर आप किसी भी रजिस्टर को आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है और जो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकल के आता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर इज ऑलवेज मिनिमम देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये आपका कॉन्सेप्ट होता है. तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये आपका फार्मूला होता है. ये चीज आपने फार्मूला लिखा. अगर आपने 3 रजिस्टर को, आपने 4 रजिस्टर को, आपने 5 रजिस्टर को आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है तो 1 अपॉन Rp इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेकिन जब आपका रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होता है एंड ऑल द रजिस्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, देन वी डायरेक्टली राइट द फार्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R अपॉन N. इट मे बी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. तो ये फार्मूला आपके इस स्लाइड के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको समझा रखा है कि ये आपके एग्जाम में डेरिवेशन के लिए भी आता है. तो आप इसको कैसे डेराइव करोगे? तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट and we write when 3 resistors R1, R2, R3 are connected in parallel across AB. The voltage potential drop in all the resistors is the same. The total current in all the resistors is the sum of the current in is I equal to I1 plus I2 plus I3. और यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ. I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. क्या यहाँ से V भी आपका कैंसिल हो जाएगा? 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the concept. ये आपका कॉन्सेप्ट है. अब देखो यही चीज है, सेम स्लाइड को दोबारा ये कर दिया गया है. अब देखो, अब यहाँ पे दो तरीके का कॉम्बिनेशन है. ये आपका एक सेल है और ये भी आपका सेल है. सेल से आपने देख रखा है, इस जो डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, दिस टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये आपका जो दो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये आपका किस वे में कनेक्टेड है? ये आपका सीरीज वे में कनेक्टेड है और ये आपका पैरेलली कनेक्टेड है. और पैरेलल और सीरीज में क्या कनेक्शंस है? मान के चलो अगर एक बल्ब आपका फ्यूज कर जाता है तो ये बल्ब आपका ग्लो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर एक बल्ब फ्यूज कर जाता है तो अनदर बल्ब इजीली ग्लो कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट का पाथ ब्रेक नहीं होता है. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में voltage drop across each resistor is same, but the current drop through each resistor is different. That is the main difference between the series combination and the parallel combination. Okay, ये पॉइंट को मैंने आपको समझाया. अब जो नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, how can 3 resistor of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance 4 ohm and 1 ohm. देखो ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूंगा? ये आपका क्वेश्चन कनेक्टेड से है. तो आपको मैंने समझाया है दो तरीके के कनेक्शंस, या तो सीरीज कॉम्बिनेशंस या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आपके मन में आएगा सर दो ही वे से मैं कनेक्ट कर सकता हूं क्या किसी भी रजिस्टर को, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में? नहीं, एक कॉन्सेप्ट आपका होता है मिक्स. आप मिक्सअप में भी कनेक्ट कर सकते हो. या तो मैं सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं या तो मैं पैरेलली कनेक्ट कर सकता हूं या तो दोनों को मैं मिक्स वे में कनेक्ट कर सकता हूं. ठीक है. जब मैंने उसको मिक्सिंग करा तो अब मेरे मन में ये चीज आएगा 1 ओम दे रखा है. इट मींस 1 ओम इज लेस देन ऑल दिस 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इट मींस मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करेगा, अच्छा जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है दे आर लेस देन द ऑल 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इट मींस दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये आपका कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल. तो इन मैंने सारे को क्या किया? पैरेलली कनेक्ट कर दिया. किसके लिए? बी के लिए. ठीक है. इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया? पैरेलली कनेक्ट कर दिया. ओके. जब इनको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया तो जो आपका वैल्यू गिवन है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम.
तो ये जो आपका गिवन है, तो 1/RP जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/RP आपका क्या हो जाएगा, तो 1/R1 का वैल्यू कितना है 2, 1/R3 का वैल्यू, R2 का वैल्यू कितना है 3 और 1/6। ये आपका कितना हो जाएगा 6, 1/RP, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 6/6, ये आपका कितना हो जाएगा 1 ओम। इट मीन्स RP आपका कितना हो गया 1 ओम। ये मैंने बी को सॉल्व करा। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे। इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, इट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका मिक्सअप वे में होंगे। तो मैं सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं जगह बनाऊंगा प्रीव्यू लेके, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ये हो रखा है। ओके, अब जो है ये आपका क्वेश्चन, अब देखो 3 रजिस्टर, ओके, तो जो यहाँ पे गिवन है 2 ओम 3 ओम, तो इनको करने के लिए 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इतना। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप कैसे करोगे, एक रेजिस्टेंस को मैंने इस वे में लिया और एक को मैंने, दो को मैंने आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दो को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। इसको अगर मैंने 2 ओम लिया, इसको मैंने 3 ओम ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया 6 ओम ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, R1 आपका कितना गिवन है 2 गिवन, एंड इसको मैंने ले लिया R2 एंड इसको मैंने ले लिया R3। R2 एंड R3, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलली, कनेक्टेड इन पैरेलली, कनेक्टेड इन पैरेलली। तो ये चीज मैंने लिख दिया। तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 1 3/6 1/2। तो 1/RP आपका कितना हो गया 1/2, तो RP इक्वल टू कितना हो गया 2। इट मीन्स दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को अगर आप सीरीज में 2 ओम को और 2 ओम को सीरीज में कर दोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, तो योर आंसर विल बी 4 ओम। तो इट मीन्स आपने क्या देखा, 2 ओम को 3 और 6 के साथ पैरेलली कनेक्ट किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 4 ओम। सच इस वे में हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। ओके, ये चीज आया। अब आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है, 136 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखो क्या रहा है, हाउ मेनी, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीव्यू जो है आपका, ये आपका क्या है क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। आप 176 ओम के रजिस्टर को पैरेलली, कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करोगे 220 वोल्ट लाइन से, उसके थ्रू आपका करंट कितना फ्लो करे 5 एम्पियर। तो आपने यहां पे क्या किया कि टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा R/N, बिकॉज वी नो दैट ऑल द रेजिस्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 176/N। ओके, एंड वी अप्लाई द फार्मूला इक्वल टू V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, और V आपको कितना गिवन है 220 वोल्ट और I का वैल्यू 5 एम्पियर गिवन है, R इक्विवेलेंट 176/N। और जब मैं इसको फर्दर कट करूंगा तो इसको मैं फर्दर कट कितने टाइम्स में कर सकता, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, N इक्वल टू आपका हो जाएगा 176/44, और ये 44 से आपका 4 टाइम्स में जाएगा तो N का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इट मीन्स जब आप 176 के 4 रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो उस रजिस्टर के थ्रू, उस सर्किट के थ्रू कितने एम्पियर का करंट फ्लो होता है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ये क्वेश्चन आपका दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व किया। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जनरली 3 टाइप के इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक आपका होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और तीसरा होता है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट conductor, it dissipated a heat
इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट। तो ये चैप्टर इस कॉन्सेप्ट में इनको पढ़ना है। तो यहां पे मैं क्या पढ़ूंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ूंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही आपका क्या आता है, एक जूल्स लॉ आता है। क्या आता है, जूल्स लॉ आता है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है आपका, व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन अ current is flowing through a conductor, when a current is flowing through a conductor, when a current is flowing through a conductor, heat is produced, it is directly proportional to, it is directly proportional to square of current, resistance and time। जब मैं यहां से फॉर्मूला लिखूंगा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, दिस इज द जूल्स लॉ, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। अनदर फार्मूला, मैं हीट का जितना फार्मूला होता है सारा राइट डाउन करता हूं, I स्क्वायर RT, दूसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तीसरा फार्मूला होता है VIT एंड चौथा फार्मूला होता है VQ। दिस ऑल फार्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। तो H इक्वल टू क्या हो गया आपका, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी होता है, दूसरा फार्मूला होता है VIT एंड तीसरा फार्मूला होता है VQ। ये सारे फार्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और हीट को आप वर्क पे लिख सकते हो, W इक्वल टू I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, VIT VQ जो कि लिखा हुआ है। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यहां से अब एक आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है, जब मैं इलेक्ट्रिकल पावर को समझाऊंगा, रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो जब आप यहां पे लिखोगे, इसके डेफिनेशन को मैं यहां पे लिख सकता हूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यही चीज आपका क्या कहलाता है, नोन एज पावर कहलाता है। और पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। तो रेट ऑफ, तो P को आपने क्या लिखा, P इक्वल टू आपने लिखा W अपॉन टी, और W को आपने लिखा H अपॉन टी, ये चीज लिखा। और यहां से E अपॉन टी भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहां से आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो जब आप हीट को किससे डिवाइड करते हो, टाइम से डिवाइड करते हो, वो आपका क्या आता है, पावर आता है। हीट डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स पावर, ये किसको देता है, पावर को देता है। तो I स्क्वायर RT अपॉन टी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी अपॉन टी इक्वल टू VIT अपॉन टी और VQ अपॉन टी। तो यहां से आपने पावर का क्या फार्मूला निकाला, तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तीसरा फार्मूला हो जाएगा VIT एंड चौथा फार्मूला हो जाएगा VQ अपॉन टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ द पावर। और एक चीज आपसे रिलेशन पूछा जाता है, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किलोवाट आर का मतलब क्या होता है, आप हो, मैं हूं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं। इट में बी AC, इट में बी फ्रिज, इट में बी वॉशिंग मशीन, इट में बी इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, गीजर, टोस्टर, इंडक्शन हीटर, बहुत सारे आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं। और आपके घर में एक मेजरिंग डिवाइसेस लगा होता है कि आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कितना कंजम्पशन कर रखा है,
दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मीटर। और इलेक्ट्रिक मीटर का काम होता है कि वो आपको ये चीज बताता है कि आपके घर में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितना कंज्यूम कर रखा है, एंड दे आर ऑलवेज गिवन ए द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, एंड इट इज आल्सो नोन एज यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, एंड किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये रिलेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो फर्दर आपको समझ में आएगा। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको समझाया है, ये सारे पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिया है, ऑल सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, और इसको एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको Q का वैल्यू दे रखा है 96,000 कूलम, और आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 1 आवर दे रखा है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है, और आपको क्या कंप्यूट करना है, हीट आपको कंप्यूट करना है। तो हीट का फार्मूला क्या हो जाता है, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ हीट इक्वल टू वी क्यू, और वी का वैल्यू आपको, क्यू का वैल्यू आपको कितना गिवन है 96,000 कूलम, और वी का वैल्यू आपको कितना गिवन है 50, 9 5 जा 45, नो 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 9 6 जा 30, 48, 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इतना आपका कितना आ गया, जूल आ गया। तो इस चीज को आपने इसको सॉल्व कर दिया। फर्दर आप कैसे करते हो, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर कैरिंग करंट डिपेंड्स, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग। करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, आपका हीटर हो जाएगा, टोस्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा। दिस ऑल आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे के सारे आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करते हैं। अब आपका क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। आपको एक एनर्जी पूछा गया है, तो फर्स्ट वी राइट द फार्मूला ऑफ एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। अब देखो, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 5 एम्पियर का आपको करंट गिवन है, तो I इक्वल टू कितना गिवन है, 5 एम्पियर गिवन है, और वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो आपको पावर कैलकुलेट करना है, और दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द पावर इज, तो पावर का फार्मूला क्या हो जाता है, P इक्वल टू हो जाता है आपका VI, और V आपको पता है 220 एंड I आपको पता है 5, तो ये क्या हो जाएगा 1100, ये आपका वॉट हो जाएगा। तो ये मेरा वॉट आ गया। अब मेरे से क्या पूछा गया है, एनर्जी, एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और मेरे को आई थिंक टाइम भी गिवन है क्या, तो टाइम मेरे को गिवन है 2 आवर, तो 2 आवर आपको टाइम गिवन है, तो पावर का फार्मूला आपको वैल्यू कितना गिवन है 1100 वॉट इंटू 2 आवर। जब मैं इसको किलोवाट में भी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, ये आपका किलोवाट में आ जाएगा, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1.1 इंटू 2 kWh, तो इसका मैं आंसर लिख सकता हूँ 2.2 kWh, और इसको मैं जूल में कैलकुलेट करूंगा, तो 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये जूल में भी आ जाएगा। यू फर्दर कैलकुलेट दिस एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ हीट इन जूल एंड हीट इन किलोवाट आवर, एनर्जी किलोवाट आवर में। अब जो ये आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt, then power consumed। पावर आपसे पूछा गया है, एक जो है आपका पावर है, कितना वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट गिवन है, और आपका पावर कितना गिवन है 100 वाट गिवन है। क्या मैं यहाँ से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस मैं यहाँ से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, तो V स्क्वायर का वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन 100, 22 का स्क्वायर क्या हो जाता है 484, और रेजिस्टेंस हो गया तो ये ओम हो गया। अब पूछा गया है, जब आप इस रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आप
110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो उसका पावर क्या हो जाएगा। तो फिर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूंगा V स्क्वायर अपॉन R, एंड वी नो दैट V स्क्वायर इक्वल टू 1110 अपॉन R का वैल्यू 484 होता है। इसको मैं इजीली कैलकुलेट करने के लिए, देखो अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है 11 दिख रहा है, तो इसकी वजह से मैंने इसको 22 में कन्वर्ट कर दिया। 25 जा 22 5 जा, ये कितना आपका आ गया 25 वाट। अब देखो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने इसको कैसे सॉल्व करा है, 484 को आपने ब्रेक कर दिया है, इस वजह से आपने सॉल्व करा है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन का ट्रिक भी आपको सीखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, what is the cost of the energy to operate it for 30 days at 3 per kilowatt hour। ये जो क्वेश्चन है आपका, एक रेफ्रिजरेटर है जिसको पर डे आप 8 घंटे यूज में लेते हो और कितने दिन तक लेते हो, 30 दिन तक लेते हो, और उसका रेटिंग पावर कितना है 400 वाट है। तो आपको मंथ के एंड में कितना रुपीस पे करना होगा, ये चीज आपको बताना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो सारे इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही प्यार तरीके से लिखते हैं। 400 वाट गिवन है, और जब ये आपको KWH में गिवन है तो इसी को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किलो वाट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 400 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 kW हो जाएगा। इसको तो मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को पूछा गया है, एनर्जी पूछा गया है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर का वैल्यू कितना गिवन है 0.4 kW, और टाइम का वैल्यू कितना गिवन है 8 घंटे डेली चल रहा है, और कितना दिन तक चल रहा है 30 दिन तक चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जब मैंने उड़ाया तो 10 से 10 आपका चला गया, 8 3 जा 24 और 496 kWh हो गया। और मुझे पता है 1 kWh के लिए कितना रुपीस देना पड़ता है, 1 किलोवाट आवर के लिए मुझे 3 रुपीस पे करना पड़ जाता है। तो 96 किलोवाट आवर के लिए मुझे कितना करना पड़ जाएगा, 9600 इंटू 3, 6 3 जा 89, 9 3 जा 27, 28 रुपीस मुझे पे करने पड़ जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों, आपके इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अब देखो क्या है यहाँ पे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 वाट ड्रॉज फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स इंस्टेड ऑफ द बल्ब, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो यहाँ पे पावर लिखा गया है, पावर को हम जनरली हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पूछा गया है, एक बार करंट पूछा गया है, तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, और V आपको कितना गिवन है 220 अपॉन 1100 गिवन है, 0 से 0 आपका चले जाएगा, ये आपका 1 टाइम्स में ये आपका 5, तो ये कितना हो गया 0.2 एम्पियर हो गया। और दूसरी बार में आपसे करंट पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V, तो V आपका चेंज हो रहा है क्या, तो V अपॉन R आपका चेंज हो रहा है, तो V आपका 220 ही होगा, और R का वैल्यू आपका कितना हो गया है, तो R का वैल्यू आपका 100 है। ठीक है, तो जब R का वैल्यू 100 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में ये है, इस पावर को आप क्या कंसीडर करो, रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो, बस इजीली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब देखो ये जो है आपने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ही चांस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट। ये आपका एंड ए है, ये आपका एंड बी है, ये आपका नहीं पता तो इसको मैं पी मान लेता हूं, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, क्यू मान लेता हूं। इसके अक्रॉस आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जब मैं देखता हूं यहाँ पे, तो दिस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सिमिलरली दिस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है आपका दिख रहा है, ये सारे के सारे रजिस्टर्स अभी यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है, यहाँ पे भी पैरेलली है, यहाँ पे भी पैरेलली है, यहाँ पे भी पैरेलली है। देखो जब दो रेजिस्टेंस है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम है, और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में R अपॉन N होते हैं, और आपका R का वैल्यू कितना गिवन है, आपका R का वैल्यू 2 गिवन है और N का वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 2 जा 1 होता है आपका 1 ओम।
तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना निकल के आ गया है, दो रेजिस्टेंस मिला करके आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 दे रहा है। सिमिलरली ये भी आपका 1 देगा, ये भी आपका 1 देगा, ये भी आपका 1 देगा। लेकिन इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे? अब देखो, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका पी है और ये पॉइंट आपका क्यू है। तो इन सारे को आप बेहतरीन तरीके से अरेंज करो। ये जो है आपका इस तरीके से आया, ये जो है आपका इस तरीके से आया और ये जो है आपका इस तरीके से आया। ओके, और देन वी कनेक्ट दिस। अब देखो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। अब ये चीज देखते हो, ए से लेकर बी तक ये भी आपका 1 ओम हो गया, ये भी आपका 1 ओम हो गया, ये भी आपका 1 ओम हो गया और ये भी आपका 1 ओम हो गया। 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 ओम और 1 ओम आपका किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ये मिला के आपका कितना हो जाएगा? 2 ओम। 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये भी रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। एंड दिस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलली, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, तो आर पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा 2/2, तो 1 ओम हो जाएगा आपका। तो इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके 1 ओम होंगे। तो आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल बिगिन विद मैथ्स को सब्सक्राइब करें और अपने यार प्यार रिश्तेदार के बीच में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।